नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ हामिद सिंह। तो न्यूज रूम लाइव में आज हम दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और जो घटनाक्रम इस वक्त सियासी घटनाक्रम चल रहा है इस वक्त, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। और महागठबंधन में दरार जो है वो साफ तौर पर दिखने लगा है, या यूं कहें कि गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। इसको लेकर लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से हरिभूषण ठाकुर ने जो बयान दिया है, कहा कि ये गठबंधन नहीं एक गिरोह है। और वहीं दूसरी ओर जदयू के नेता जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी का अब तलाक होने वाला है। तो लगातार बयानबाजी का चल रहा है और ये इन बयानबाजी के दौर के बीच महागठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ेगा या फिर इसमें किस तरीके की रोक लगेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको हम सुनवाते हैं इस पर क्या कुछ कहा है भाजपा और जदयू के नेताओं ने। पार्टी नहीं है, ये लोग गिरोह है, सत्ता प्राप्त करने का गिरोह है। लेकिन काठ का हारी बार बार नहीं चढ़ता है। इन लोगों का जो चरित्र है इस गठबंधन का, ये उजागर हो गया और दोनों सीट पर एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस आरजेडी करेगी, कांग्रेस आप लोगों को फायदा पहुंचाए? कांग्रेस फायदा, वो साथ भी रहते तब भी कोई बात नहीं होता, लेकिन इन लोगों का कैसा मेल है, कैसी दोस्ती है, कैसा गठबंधन है, प्रश्न यहाँ उठता है। से मुस्लिम अकलियतों को धोखा देने के लिए कांग्रेस का यूज किया। अब जब देख लिया कि हमारा काम तो हो गया, तो ढलती हुई कांग्रेस की जवानी उसको दिखने लगी और आरजेडी के यमराज जो हैं वो युद्ध है। तो उनको लगा कि साहब ये बूढ़ी कांग्रेस को हम रखकर क्या करेंगे, इसलिए तलाक दे दो। तो एक तलाक दे दिए, वो पहला तलाक दे दिए कुशेश्वर स्थान। अब देखिए कि एक तलाक से भी काम नहीं चलेगा तो दूसरा तलाक दे दिए तारापुर में। अब तो एक के तो देखा आपने किस तरीके से भाजपा और जो जदयू के नेता हैं वो महागठबंधन में मचे बवाल पर प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं और इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता रामसूरत राय की बात करें तो उन्होंने एक अलग तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये आरजेडी और कांग्रेस का फिक्स्ड मैच है और ये दिखाने के लिए कुछ और है, अंदर खाने बात कुछ और है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा बिखरता ही रहता है, हमेशा वो आपस में झगड़ा लड़ाई करते ही रहते हैं। महागठबंधन उनका नाम है, लेकिन उनका महागठबंधन का टूट हो चुका है। और ये निश्चित रूप से दोहरी बात मैं बता रहा हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए महागठबंधन में तोड़ते और जोड़ते रहते हैं, लेकिन हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ है। वही सोनिया गांधी और लालू यादव जी हैं जो आपसी फिक्स मैच करते हैं और जनता को उल्लू बनाने का काम करते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अब जनता उल्लू बनने वाली नहीं है और यादव समुदाय के भी लोग अब बंधुआ मजदूर किसी के नहीं हैं। हमारे युवा जो नौजवान साथी आए हैं इस चीज़ को समझते और भली बात जानते हैं। जो सच्चाई है, जो सही है, वहाँ पर वोट मारने का काम करेंगे। हमेशा लड़े हो आप, तो फ्रेंडली भी लड़ना ही, लड़ाई उनके फितरत में है। चाहे परिवार में लड़े, भाई बहन लड़े, पिता पुत्र लड़े, चाहे भाई भाई लड़े, चाहे दोस्त से लड़े, लड़ना उनका तय है। तो रामसूरत राय ने क्या कहा साफ तौर पर आपने सुना और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और आते हैं। इशारा साफ तौर पर समझा जा सकता है। अगर राजद की बात करें तो जिस तरीके से राजद ने एक क्लियर स्टैंड दिया है उस पर, और प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि राजद कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कांग्रेस को एक सलाह भी दे डाली है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो अपने प्रत्याशी को वहां से खड़ा करने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी उन्होंने दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं जगतानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है। महागठबंधन एक साथ है और जनगणना पर, नीतियों पर उनका गठबंधन टूटा हुआ है। नीतियों में गठबंधन हमारा नहीं न टूटा है, उनकी नीतियों में गठबंधन टूटा है। तो वो अपने गठबंधन को संभाले कि देश में जनगणना हुई भी, जिसको लोगों ने प्रकाशित नहीं किया। गठबंधन ने भी तेजस्वी जी को नेता माना है
आज भी कोई नहीं कह रहा है महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी नहीं है। लालू जी प्रचार करेंगे नहीं करेंगे ये हम लोग का काम है। वो तो सुना आपने किस तरीके से जगतानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, साफ तौर पर इशारा एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपने प्रत्याशी को खड़ा करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश हुई है और हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। अशोक जी, जो इस वक्त अगर देखा जाए राजद और कांग्रेस जो महागठबंधन का दरार है वो साफ तौर पर दिख रहा है और गहराता जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि टूट की कगार पर है और जगतानंद सिंह ने जो बयान दिया है कहा है कि कांग्रेस स्वतंत्र है, राष्ट्रीय पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए। तो क्या एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश हुई है कांग्रेस को? बिल्कुल, देखिए आप बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि टूटने के कगार पर यह टूट चुका है, केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और दोनों दल, राजनीतिक दलों में यही खासियत होती है कि वो कुछ ऐसा रास्ता निकाल करके रखते हैं ताकि आगे फिर मिलने में कोई कठिनाई ना हो। तो इसीलिए आरजेडी ने सबसे पहले कांग्रेस को धत्ता बताते हुए एक तरफा फैसला लिया, उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और अंततः कांग्रेस मनाने की कोशिश करती रही। कांग्रेस ने बार बार अपील की कि आरजेडी मान जाए। कांग्रेस के नेताओं ने समय दिया लेकिन आरजेडी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और मजबूरन कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दोनों जगह पे उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा है। आगे क्या होता है वो तो बिहार की जनता और दोनों क्षेत्र की जनता बताएगी, लेकिन इतना तय है कि आप अगर पिछले 2020 की बात करें या यूँ कहिए कि 2019 की बात करें तो महागठबंधन भी जो उस समय टूटा था उसका एक तरह से ज़मीन तैयार उपचुनाव के द्वारा ही हुआ था। उपचुनाव में सिमरी बख्तियारपुर आप याद कर लीजिए, वहाँ से मुकेश सहनी थे तेजस्वी के साथ, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर लिए, तीसरे स्थान पर रहे वो जीतन राम मांझी ने सुल्तानगंज से अपने उम्मीदवार खड़ा कर लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये महागठबंधन के टूटने की औपचारिक ज़मीन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में यह महागठबंधन टूटेगा, चूंकि आरजेडी का मानना है कि जो स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का वो कमजोर है। उसी पे मैं आ रहा था, स्ट्राइक रेट की जो बात कर रहे हैं अशोक जी, यहाँ एक बात जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक बार बार संदेश देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस को कि आरजेडी अब अपने आप को मजबूत तौर पर पाती है बिहार में और अकेले अपना जो मजबूती और बढ़ाना चाहती है चुनाव को लेकर। ये संदेश आरजेडी ये दे रही है कांग्रेस को कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपके पास जनाधार नहीं है, आपके पास जनता नहीं है, तो हम आपका साथ क्यों लें। जब आरजेडी का ही वोट बैंक हो और कांग्रेस का अपना जनाधार न और आरजेडी के बलबूते ही कांग्रेस जीते तो आरजेडी फिर खुद के उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ी करेगी। और यही वजह है कि आरजेडी बार बार कहती है, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं, लालू यादव बार बार कहते हैं कि आप अपने पार्टी को मजबूत बनाइए आरजेडी के कार्यकर्ताओं से। और ये जो आप कह सकते हैं ना कि बिहार में जो आरजेडी की राजनीतिक जमीन है उसको मापने का ये उपचुनाव एक महत्वपूर्ण बहाना है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बहाना है, लेकिन इस वक्त एक और ये राजनीतिक परिदृश्य और दूसरी ओर लालू यादव जैसे अलग अलग दलों से दिल्ली में जाके मुलाकात और अपनी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर रामसूरत राय का ये बयान कि ये फिक्स मैच है कांग्रेस और आरजेडी का, तो क्या इन दोनों को कैसे मैच कराया जाए? बिल्कुल आप कह सकते हैं आरजेडी की बात हम क्यों करें, बड़े नेताओं का कहीं के पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है। लालू यादव भी मजे हुए नेता हैं, कांग्रेस को एकजुट करके कांग्रेस को साथ लेकर के वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मत देना चाहते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ में विपक्षी एकता का माहौल बनाते हैं और बिहार में विपक्षी एकता को तार तार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की कथनी और करनी में क्या अंतर है, सो आप समझ सकते हैं। रामसूरत राय ने जो भी बात कही है वो कहीं से गलत नहीं है। रामसूरत राय ने जो राजनीतिक संदेश दिया वो बिल्कुल सही है। फिक्स मैच उनके कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस का जनाधार क्या है, कांग्रेस के साथ सवर्ण मतदाता हैं, कुछ अल्पसंख्यक मतदाता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रामसूरत राय को लगता है कि अगर कांग्रेस कुछ भी सवर्ण मतदाताओं को तोड़ करके ले गई, जिसकी आशंका है। अब आप तारापुर में आप देख लीजिए कांग्रेस ने सवर्ण को टिकट दिया है, कुशेश्वर स्थान में आप देख लीजिए चूंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र है तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ कांग्रेस चाह करके भी सवर्ण को नहीं खड़ा कर सकती है। तो तारापुर में क्यों, अगर तारापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार सवर्ण मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं तो वह तो नुकसान एनडीए का होगा, वह नुकसान बीजेपी जदयू का होगा। तो रामसूरत राय ने भी जो इशारा किया है वो कहीं से आप हवाई नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से हो सकता है मे भी
राजनीति में सब कुछ होता है। आने वाला हाँ, वक्त बताएगा कि बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कुछ होता है। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता, 2 2 5 भी होता है। राजनीति में 3 और 6 दोनों मिल करके 9 8 नहीं हो जाता। राजनीति में 3 6 36 दिखता है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं, ये उपचुनाव के बहाने दोनों को अपनी राजनीतिक हैसियत, अपना जनाधार टटोलने का एक अवसर मिला चलिए, है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है राजनीति में। सब कुछ संभव है। और जैसा अशोक मिश्र हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि लालू प्रसाद पर जो आरोप लगा रहे हैं नेता, और एक तरीके से गठबंधन में दरार स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी ओर जो भाजपा के नेता हैं और जदयू के नेता, वो इसे फिक्स मैच बता रहे हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि गठबंधन में दरार गहराता है या फिर इस पर इसको रोकने की कोशिश होती है। चलिए, हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव ने कल वर्चुअल तरीके से जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उसमें जो उन्होंने बात कही थी, भोला राम तूफानी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। उस पर ललन सिंह का पलटवार आया है। उन्होंने कहा है कि भोला राम तूफानी को कैसे उन्होंने हेलीकॉप्टर पर घुमाया, ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनको चारे घोटाले को लेकर कैसे उनसे उस पर गलत तरीके से उन पर धोखे में उनको हस्ताक्षर करवा लिए गए, और जब वो अभियुक्त उसमें बन गए तो वो आत्महत्या की कोशिश उन्होंने की। ऐसा आरोप ललन सिंह ने लगाया और कहा कि लालू यादव ये बात नहीं बताए। तो ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आइए आपको हम ये सुनवाते हैं। राम तूफानी जी को पशुपालन मंत्री बना के और अपने घर में बुला के चारा घोटाला का फाइल बेचारे सीधे आदमी से दस्तखत करवाते थे। उनको हेलीकॉप्टर पर घुमाए, उनसे दस्तखत करवाते थे। सज्जन आदमी, सहृदय आदमी थे। और जब वो अभियुक्त बन गए तो आत्मग्लानि से, ये दर्शाता है उस आदमी का व्यक्तित्व कि आत्मग्लानि से उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। अब लालू प्रसाद जी तो परिवार के लोगों को ही उन्होंने मौका दिया, कहाँ कभी दलित के व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया। आज दोनों पुत्रों की लड़ाई को भी वो समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो पूरे परिवार की ही पार्टी बनाया, नहीं तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के लोग ही हर जगह प्रमुख पदों पे वहाँ रहे हैं। जो बड़े नेता रहे वो हमेशा हाशिए पर रहे। तो जो परिवार की पार्टी बनाए वो दलित का क्या सम्मान करेंगे? दलित को किसी ने सबसे अधिक अपमानित किया तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया, हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में किया।